पावर्टी यानी गरीबी कई तरीके से हो सकता है। एक होता है इकोनॉमिक गरीबी, एवरी कंट्री डिफरेंट लेवल ऑफ पावर्टी, अलग अलग लेवल के पावर्टी हो सकते हैं। एक होता है पॉलिटिकल गरीबी, ठीक है, और एक होता है सोसाइटी या सोशियोलॉजिकल गरीबी, और एक होता है ये वाला। चलो पावर्टी के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ देते हैं। वेट अ मिनट। Unemployment is an economic condition in which a person does not get employment at a reasonable price according to his qualification on time। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट वो एक ऐसा इकोनॉमिक कंडीशन होता है जिसमें पर्सन को जॉब नहीं मिल पाता है रीज़नेबल प्राइस पे, उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कई तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट होता है। और ये डेटा का है NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का है। पहला हो सकता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये कैसे होता है? व्हेन डिमांड फॉर लेबर इज़ लेस देन द सप्लाई ऑफ लेबर। मतलब मान लो लेबर की डिमांड 2 है और सप्लाई हुए 5 लेबर, ये होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया हैज़ फाउंड मोस्ट, मतलब इंडिया में ज़्यादा जो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज दोज इन अनएम्प्लॉयमेंट वेयर डिमांड ऑफ लेबर इज़ लेस बट सप्लाई इज़ मोर। अब आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब डिमांड कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड हो जाए, ख़त्म हो जाए, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एग्रीगेट डिमांड्स, द फैक्ट्री ग्रो ऑल द पीपल एसोसिएटेड विद आर अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे नोकिया की जब कंपनी बंद हुई तो उससे उसको एक्सपोर्ट करने वाले व्हीकल का भी काम ख़त्म। डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर, ये सब के सब इफेक्टेड हुए साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में। उसके बाद आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या आता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ अ टाइम बिटवीन व्हेन समवन लीव्स अ जॉब और उसको नया जॉब नहीं मिलता। जैसे मान लो एक इंसान है, कोई जॉब छोड़ा और फिर नया जॉब जब तक उसको मिल जाए, मान लो इसमें 2 महीने रहे तो 2 महीने हो रहा फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, या जिसको बोलते हैं हम लोग टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट। डन। अब आता है डिस्गिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे हिडन एम्प्लॉयमेंट इज रेफर टू अ सिचुएशन वेयर लेबर दैट इज एम्प्लॉयड इन अ जॉब इज़ नॉट एक्चुअली यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड। जैसे द काइंड ऑफ सी इन द एग्रीकल्चर में देखा जाता है। एग्रीकल्चर में सपोज 3 लोगों का जगह है लेकिन उसमें काम कर रहे हैं, डू अ वर्क पीस ऑफ लैंड इंस्टीड ऑफ हैविंग वर्किंग, देन मान लो 2 लोगों का काम करना है लेकिन खेत में काम कर रहे हैं 3 से 4 लोग, तो ये क्या है? ये जो 2 एक्स्ट्रा लोग हैं ये लोग क्या है? ये लोग हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको बोल सकते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक सीज़न के लिए वो अनएम्प्लॉय हो जाए, फिर अगले सीज़न के लिए उनको जॉब मिले, जैसे किसान वगैरह भी ले सकते हो तुम। डन। वेट अ मिनट। अब हम लोग पढ़ने वाले पॉवर्टी के बारे में ऊपर नहीं पढ़ाया था। पॉवर्टी जो होता है, पॉवर्टी इज एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट सप्लाई, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ गुड्स दैट आर नेसेसरी टू मेंटेन हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल एंड हिज फैमिली। ये 5 चीज़ों की कमी के कारण होता है। सबसे पहले फूड हो गया, क्लोथ हो गया, शेल्टर हो गया, एजुकेशन हो गया और मेडिकल हो गया। डेटा देखो, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पॉवर्टी इज़ अ इनएबिलिटी टू हैव द लोवेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब ज़िंदा रहने के लिए जो सबसे लोवेस्ट चीज़ चाहिए वो भी अगर ना हो लोगों के पास तो आएंगे पॉवर्टी में। डेट इज़ व्हेन इवन द लोवेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन नॉट बी अचीव्ड। अकॉर्डिंग टू द WDR वर्ल्ड डेवलपमेंट, अ पर्सन हुज डेली इनकम इज़ लेस देन $2 उस जो है पॉवर्टी में आएगा। VM और आर नाथ फार्मूला 1971 में आया था। इन्होंने कहा था द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड बोथ रूरल एंड अर्बन स्टेट टू गेट 2400 रुपये पर डे कैलोरीज। डन। अगर किसी को 2400 रुपये रूरल और अर्बन दोनों में रह रहा है उसको मिल रहा है
सॉरी 2400 पर डे कैलोरी, रुपीज़ नहीं, 2400 कैलोरी एक दिन के अंदर किसी इंसान को मिल रहा है, तो वो क्या होगा, वो जो है वो गरीबी से ऊपर में है। ये किसने दिया था, तो VM&R नाथ फार्मूला, जो 1971 में दिया गया था। फिर आया था सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2009 में। इन दिस इंस्टीड ऑफ कैलोरीज की जगह पे पर कैपिटा मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बेस माना गया था। इन दिस इंस्टीड ऑफ कैलोरीज द पर कैपिटा मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वॉज मेड ऑन द बेसिस पीपल स्पेंडिंग लेस देन 1000 पर मंथ, यानी 33 रुपये पर दिन अर्बन में, शहर में, और 816 पर मंथ यानी 27 रुपये पर डे रूरल में, अगर रूरल एरिया में अगर कम स्पेंड कर रहे थे ये लोग क्या हैं, गरीब है। फिर लेटर चल के आए थे, फिर अगला आए थे, वो आए थे सी रंगराजन कमेटी 2012 में। पीपल स्पेंडिंग लेस देन 1460 पर पर्सन पर मंथ यानी 47 रुपीज़ पर डे से अगर कम वो स्पेंड कर रहे तो गरीब है। और अगर अर्बन में रह रहा है तो महीने का 972, नहीं तो एक दिन का 32 रुपये, अगर इससे कम अगर वो गांव में रह के खर्च कर रहा है एक दिन का, तो वो किस में आएगा, गरीब में आएगा। अब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इन 2019 NSO वॉज फॉर्म्ड बाय द मर्जर ऑफ NSSO और CSO को मिला के बनाया गया था। प्रायर टू 2019 पॉवर्टी एस्टिमेट इन इंडिया वर डन बाई NSSO अब करता है, विच वॉज एस्टेब्लिश इन 1950 अंडर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इंडिया में NSSO जो है वो पॉवर्टी को मेज़र करता है। डन। अच्छा, पहले मेरे को लग रहा है पहले NSSO करता था, अब शायद NSO कर रहा है, एक बार मैं चेक कर लूँगा। पॉवर्टी लाइन जो होता है वो 6000 पर मंथ, जो यानी जो BPL कार्ड बनता है, अगर तुम साल का 72,000 से कम पा रहे हो तो तुमको BPL कार्ड बनेगा, और अगर तुम साल का 72,000 से ज़्यादा पा रहे हो तो APL कार्ड में मिलेगा, मतलब अपर पॉवर्टी लाइन में। यह होता है रिलेटिव पॉवर्टी डेफिनेशन, यानी 6000 पर मंथ से अगर कम तुम्हारी सैलरी है तो तुम एक पॉवर्टी के अंदर आ रहे हो। अब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इनका है नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस NSO। इनके अंदर आता है नीति आयोग। नीति आयोग डाटा कलेक्ट करता है दो तरीके से, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज पीरियड टिल 1993 से 1994 तक द पॉवर्टी लाइन वाज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ URP, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज पीरियड। इन दिस पीपल वर आस्क अबाउट देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर 30 डेज, 30 दिन के अंदर कितना कंज्यूम करते हैं और कितना खर्च करते हैं, किसमें, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज पीरियड में, या ये जो भी लिखा हो पता नहीं क्या लिखा हो। 1993 से 1994 द पॉवर्टी लाइन वाज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ URP। फिर आता मिक्स्ड रिसोर्सेज पीरियड MRP। NSSO मतलब हो गया नेशनल स्टैटिस्टिक सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटली NSO, adopted the mixed resources period method from 1999 से 2000। इन दिस, इसमें एक्सपेंडिचर मेड बाय द पीपल लास्ट 1 ईयर आस्क्ड, एक साल के अंदर जितना खर्चा हुआ है वो इसमें नापा जाता है। आगे है, अब आता है तुम्हारा टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो होता है वो अ कंडीशन वेयर हाउस होल्ड इनकम इज़ इनसफिशिएंट टू अफोर्ड बेसिक नेसेसिटी, जैसे फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग हो गया। इसमें क्राइटेरिया नॉट चेंज बाय इनकमिंग ग्रोथ। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, व्हेन हाउस होल्ड रिसीव 50% लेस इनकम देन एवरेज मीडियन इनकम, क्राइटेरिया विल चेंज विथ इकोनॉमिक ग्रोथ। मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी को कैसे नापा जा सकता है, पहला है लॉरेंज कर्व मेथड और एक गिनी कोफिशिएंट। लॉरेंज कर्व मेथड जो होता है ये 1905 में मैक्स ओ ने डेवलप किया था, बाय मैक्स ओ, डेवलप बाय लॉरेंज ने किया था। इन दिस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम अमंग द पीपल ऑफ अ कंट्री आर काउंट।
लॉरेंस कर्व के अकॉर्डिंग 1905 में इन्होंने डेवलप किया था लॉरेंस के द्वारा। इन दिस इनइक्वालिटी इस असमानता में इनकम अमंग द पीपल ऑफ अ कंट्री आर काउंट। जैसे अगर मैं बताना चाहूँ, ये देखो, अब देखो ये रहा, ईच पॉइंट ऑन दिस कर्व रिप्रेजेंट दोज हु लिव्स बिलोंग्स टू अ सर्टेन इनकम लेवल आर स्पेंडिंग। अभी इनकम है, ये पॉपुलेशन है। लॉरेंस कर्व के अकॉर्डिंग 40 पॉपुलेशन 40 इनकम पा रही है। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, यहाँ ग्राफ अच्छे है बिकॉज ये 20% इनकम 20% लोगों के पास है और 100% इनकम 100% लोगों के पास है लॉरेंस कर्व के अकॉर्डिंग। अब आता है ये दूसरा जो इन्होंने वो दिया था, लाइन ग्रोथ रिलेटिव। अब ये हम लोग पढ़ते हैं। अब अगला है, देखो लॉरेंस कर्व के अकॉर्डिंग जो ग्राफ होना चाहिए, अगर ऐसा ग्राफ है तो वो देश में 100% रिसोर्सेस 100% लोगों के पास है। लेकिन अगर लाइन ऑफ इक्वालिटी से नीचे अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो वो लाइन मतलब जो ग्रोथ है वो इन इक्वालिटी की तरफ है। यहाँ देखो ना, 40% पॉपुलेशन के पास सिर्फ 20% इनकम है, 80% के पास 25% सिर्फ इनकम है। देख रहे हो तुम? तो बस यही है, किसी कंट्री का लॉरेंस कर्व लाइन इक्वालिटी से दूर जा रहा है तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन समान है कि असमान है, तो असमान है। अब आता है गिनी कॉफिशिएंट गिवन बाय इटालियन स्टैटिस्टिशियन कोरोडो गिनी 1912 में। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर मेजरिंग द डिस्पैरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। It is used to estimate how far a country's wealth or income distribution deviates from totally equal distribution। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये देखो ऐसे दिया हुआ है ए कर्व और बी कर्व, तो मैक्सिमम इक्वालिटी अगर निकालना होगा तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 0/0 प्लस बी। जब लाइन कर्व स्ट्रेट लाइन पर चला जाए तो ए 0 हो जाएगा। समझ रहे हो तुम? जैसे मान लो ये इक्वेशन बना, अब ये देखो ये ऐसे है, ये वाला लाइन जो है ए, अगर ये उठ के यहाँ चला गया तो ये जो लाइन होगा वो स्ट्रेट हो जाएगा। यानी इस वाले केस में 0 प्लस बी इक्वल है 0 के। अब देखो मैक्सिमम इक्वालिटी जो होगा वो 1 रहेगा और मिनिमम जो होगा वो 0 रहेगा। किसी देश की जनता के लिए सबसे बुरी गिनी कॉफिशिएंट कौन सा होगा? तो 1। अगर 1 हो गया गिनी कॉफिशिएंट तो ये जो बी है ना, ये यहाँ पे आ गया है, बी वाला लाइन। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, गिनी कॉफिशिएंट। एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। इफ़ अ पर्सन एजुकेटेड, अगर पर्सन पढ़ा लिखा है, इफ़ अ पर्सन एंड नॉट एबल टू फाइंड अ सुटेबल एफिशिएंट जॉब फॉर हिमसेल्फ। इसका रीज़न हो सकता है लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी या लो इंस्टीट्यूट। द नंबर ऑफ इंजीनियर इंस्टीट्यूट इन इंडिया स्टूड 337 इन 1990 विच इज़ 6427 इन 2017। अच्छा, इसका कारण हो सकता है लो इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी। यानी 1990 में जो इंजीनियर थे वो 337 के अप्रॉक्स है और इस समय 6427 के अप्रॉक्स है 2017 के डेटा के अकॉर्डिंग। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, लॉरेंस जो होता है, लॉरेंस नहीं, गिनी कॉफिशिएंट ना, गिनी कॉफिशिएंट में 0 के जो ज़्यादा पास होगा नंबर, 0 के जितना ज़्यादा पास होगा उतना अच्छा है देश के लिए, और 0 से जितना दूर होगा उतना ख़राब है देश के लिए।
अब यहाँ देखो ये 0.01, तो ये कंडीशन बेस्ट है देश के लिए, और सबसे जो वर्स्ट है वो ये वाला कंडीशन है। ठीक है, ये तो मैं पढ़ा दिया हूँ, ये भी समझा दिया हूँ। अब आता है टैक्स। टैक्स को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलो टैक्स के बारे में जानते हैं। टैक्स जो होता है, अमाउंट ऑफ मनी दैट गवर्नमेंट रिक्वायर्ड टू पे अकॉर्डिंग टू देयर इनकम, एन अमाउंट ऑफ मनी दैट गवर्नमेंट रिक्वायर्ड टू पे, ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट को देना पड़ता है इनकम वाइज, इसी को हम लोग टैक्स बोलते हैं। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। एडमिशन गेव द प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। एडम स्मिथ ने टैक्स के प्रिंसिपल को समझाया था। अब टाइप ऑफ टैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले आता है प्रोग्रेसिव टैक्स। ये क्या होता है? इट इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ इनकम एंड इट इफेक्ट इज़ मोर ऑन रिच। अच्छा, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका जो है टैक्स भी बढ़ता जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। इंडिया है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इंडिया में कौन सा टैक्स सिस्टम है? तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। फिर आता है प्रोपोर्शनल टैक्स। द टैक्स डज नॉट चेंज ड्यू टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल टैक्स। इट इफेक्ट बोथ पुअर एंड रिच पीपल। इनकम बढ़े तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इनकम घटे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दोनों को इफेक्ट करता है, पुअर और रिच को। फिर आता है रिग्रेसिव टैक्स। दिस इज अ टैक्स ऑन लो इनकम अर्नर। ये हाइपोथेटिकल है रिग्रेसिव टैक्स। जो लोग कम कमाते हैं उन पर टैक्स लगना चाहिए। ये हाइपोथेटिकल है टैक्स। गवर्नमेंट टेक्स मनी फ्रॉम द पीपल विदाउट गिविंग एनीथिंग। अब आता है डिग्रेसिव टैक्स। इन दिस टैक्स इंक्रीज इनिशियली विथ इंक्रीज इन इनकम बट कांस्टेंट आफ्टर गोइंग अ सर्टेन लिमिट। इंडिया में यही टैक्स लगता है, डिग्रेसिव टैक्स, याद रखना। फिर इंसिडेंट ऑफ टैक्स। अ पर्सन हुम टैक्स इज लिवाइव, लगाना, जिस पे लगता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट टैक्स। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। अ पर्सन हु पेड द टैक्स मनी, जिसके ऊपर टैक्स लगता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स, और जो पैसा पे करता है उसको बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? पर्सन पे टैक्स फ्रॉम ओन पॉकेट। ओनली 2% पीपल पे दिस टैक्स। इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ एंड प्रॉफिट टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, कैपिटल गेन टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? पर्सन कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर टू पे टू द गवर्नमेंट। 98% पीपल इसी में फॉलो होते हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी, इंटरटेनमेंट टैक्स, जीएसटी, व्हीकल टैक्स, सेल्स टैक्स। आप अगर मान लो कोई व्हीकल खरीदते हो तो आपने जो टैक्स दिया वो किसको दिया? वो दिया डीलर को, और डीलर ने किसको दिया? तो गवर्नमेंट को। तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। अब टाइप ऑफ टैक्स एक होता है गिफ्ट टैक्स। इट इज़ डायरेक्ट टैक्स व्हेन अ गिफ्ट इज रिसीव्ड मोर देन 50K, देन दिस टैक्स इज लिवाइव्ड 30% के अप्रॉक्स लगता है। इन KBC द विनर गेट 3.50 करोड़ आउट ऑफ 5 करोड़। 5 करोड़ से उसको 3.5 ही करोड़ मिलता है केवल। शादी, सोना संबंधित पर यह टैक्स नहीं लगता है। शादी का सामान खरीदो, मैरिज से रिलेटेड, और सोना से संबंधित सामान पे टैक्स नहीं लगता है। कॉर्पोरेट टैक्स। इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। दिस टैक्स इज लिवाइड बाय द कंपनी। इट इम्पोज 30% ऑफ द प्रॉफिट। अच्छा, 30% ऑफ प्रॉफिट पे लगता है, मतलब अगर कोई कंपनी है तो उसके प्रॉफिट का 30% ले जाएगा। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ कॉर्पोरेट टैक्स। टाटा, बिरला, रिलायंस, इन सब पे 30% के अप्रॉक्स टैक्स लगता है। अब एक पहले आता था वैल्यू एडेड टैक्स। इट इज़ अ इनडायरेक्ट टैक्स is charged on increase in value of goods and service at each stage of production and distribution. It was the first adopted by France ने लिया था। In India it was implemented on the recommendation of L.K. Jha committee. Note: Central Value Added Tax CENUET tax taken by the government on production. VAT tax first adopted by HR हरियाणा ने 2005 में एंड यूपी में 2008 में सबसे लास्ट में। अभी हम लोग के ये नहीं चलता, वैट नहीं चलता, अब चलता हम लोग के पास GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको सबसे पहले कौन अडॉप्ट किया था? तो फ्रांस ने अडॉप्ट किया था। किसकी कमेटी के? एल के झा कमेटी के अकॉर्डिंग। सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, टैक्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन पे लिया करती थी। वैट टैक्स फर्स्ट अडॉप्टेड बाय HR, ये सब अडॉप्ट किया गया था।
अब सुनो यहाँ पे सर्विस टैक्स क्या था। ये राज्य सरकार लेती थी। 1994 से 1995 तक लाया गया था नोट्स। वर्तमान में वैट तथा सर्विस टैक्स को समाप्त करके जीएसटी लगाया गया है। वैसा पैसा ब्लैक मनी कहलाता है जो सरकार को नहीं दिया जाता। कुछ टैक्स केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है तथा सेंट्रल गवर्नमेंट ही उपयोग करती है, जैसे निगम कर, सीमा शुल्क। टैक्स केंद्र सरकार लगाती है, किंतु केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एवं राज्य स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर रख लेती हैं। इनकम टैक्स जैसे हो गया। कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है किंतु राज्य सरकार को दे देती है, जैसे कृषि फार्मिंग के ऊपर टैक्स, व्हीकल रजिस्ट्रेशन के ऊपर टैक्स। स्थानीय सरकार के कारण इसे पंचायत एवं नगरपालिका के लोग लेते हैं। मालजुगारी, भवन, ये सब टैक्स है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, ये एक अप्रत्यक्ष कर है भारत का, कनाडा मॉडल से आधारित है। और हम लोग थोड़ा इसको नीचे की तरफ से पढ़ते हैं। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट इज़ अ इनडायरेक्ट टैक्स है बेस्ड ऑन कनाडा मॉडल। भारत, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट जीएसटी रेट इन द वर्ल्ड। देयर विल बी अ प्रोविजन ऑफ 5 years in jail for stealing GST. A 15 character of registration number is given on GST registration. जीएसटी आइडेंटिफिकेशन, यानी अगर तुम जीएसटी के लिए अप्लाई करोगे तो तुमको 15 डिजिट का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें आगे जो डिजिट लिखा रहेगा वो आपको स्टेट को शो करेगा, बीच में जो डिजिट रहेगा वो पैन नंबर तुम्हारा बताएगा, और लास्ट के 3 डिजिट बताएगा तुम्हारा बिजनेस से रिलेटेड। ऑल डिसीजन ऑफ जीएसटी आर टेकन बाय द जीएसटी काउंसिल मिनिस्टर। जितना भी जीएसटी और जीएसटी काउंसिल मिनिस्टर देखता है। दैट जीएसटी काउंसिल मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ 33 मेंबर से मिलके बना हुआ है। पहला है फाइनेंस मिनिस्टर, फिर राज्य मंत्री, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर जिसमें 28 हैं, फिर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी जिसमें दिल्ली, पौंडुचेरी और कश्मीर इन्वॉल्व है। टोटल मिला के हो गए 33। कौन कौन से फाइनेंस मिनिस्टर? एक राज्य मंत्री, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, और एक हो गया फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी जिसमें दिल्ली, पौंडुचेरी और कश्मीर इन्वॉल्व है। डन। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा और। जीएसटी सभी स्टेट में इक्वली लगता है। डन। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन होता है जीएसटी काउंसिल का। इस समय निर्मला सीतारमन है। 101 एंड 122 अमेंडमेंट वर मेड टू इंट्रोड्यूस जीएसटी इन इंडिया। 101 और 122वां अमेंडमेंट किया गया था जीएसटी को भारत में लागू करने के लिए, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ केलकर कमेटी। जीएसटी डिस्कशन आर्टिकल 379 और 369 में है। अच्छा, जीएसटी के बारे में डिस्कशन आर्टिकल 379 में है, और स्टेट जीएसटी का डिस्कशन है आर्टिकल 369 में। इंडिया जीएसटी इम्प्लीमेंटेड ऑन द प्लेस ऑफ वैट के प्लेस पे लागू किया गया था। जीएसटी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। असम पहला स्टेट था जिसने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था। सर्विस ड्यूटी, सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी एबॉलिश्ड अंडर जीएसटी। ये सब ड्यूटी, मतलब ये जितने इनके पे ड्यूटी लगता था सबके सब हट गया है। जीएसटी पेड ऑन मंथली बेसिस पे जीएसटी पे किया जाता है। जीएसटी हैज़ टू फिल 24th ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के 24 तारीख पे जीएसटी भर दिया जाता है। जीएसटी के अब 4 क्लासेस हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। 28% में जो आता है वो लग्जरियस गुड वगैरह आते हैं। अब ये चेंज होता रहता है, इसीलिए चेक कर लेना। जीएसटी इट टेक सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज लिवाइव्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। वस्तु के प्रोडक्शन पे लगता है। स्टेट जीएसटी जो होता है वो द स्टेट जीएसटी इन विच एनी गुड्स आर मेड एंड दैट गुड्स आर सोल्ड इन अ सेम स्टेट। मतलब एक स्टेट में बना और उसी स्टेट में बेच दिया गया तो उस पर लगेगा स्टेट जीएसटी, और उस पर सेंट्रल भी लेगा जीएसटी। यूनियन जीएसटी, इफ़ द थिंग्स इज, अगर कोई सामान यूनियन टेरिटरी में बना और यूनियन टेरिटरी में बेचा गया तो उसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी जीएसटी। फिर आता आई जीएसटी। आई जीएसटी जो होता है ना, इफ़ द प्रोडक्शन मेड इन अ स्टेट एंड
सोल्ड इन अदर स्टेट, अच्छा एक स्टेट में बना के दूसरे स्टेट में बेचा गया, तो उस वाले कंडीशन में IGST लगता है। IGST जो होता है वो 42% स्टेट रखता है और 58% सेंट्रल गवर्नमेंट रखता है। ऑल ऑनलाइन परचेस आर कम इन अंडर IGST। जो GST-R1 होता है उसमें इनकम एंड GST कितना बना इसका रिपोर्ट गवर्नमेंट को देना पिछले महीने का, इस महीने का 14 तारीख तक। GST-R3 में होता है, GST बैंक में जमा करने के बाद कंप्यूटर में GST लॉगिन करके यस लिख कर भेजना रहेगा, उधर से रिप्लाई आएगा यस। ITR क्या होता है? इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स विच लिवाइव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है। इसके लिए परमानेंट अकाउंट नंबर PAN इज़ गिवन फॉर मॉनिटरिंग इनकम टैक्स, पैन दिया जाता है इनकम टैक्स मॉनिटरिंग करने के लिए। देयर आर 7 स्लैब्स ऑफ ITR, 0 से 25 नो टैक्स, 25 से 5, अच्छा ये चेंज होता रहता है इसलिए ये भी देख लेना इनकम टैक्स। फिर आता है सेस, टैक्स लिवाइव इन द एडिशन टू द टैक्स इज कॉल्ड सेस, द गवर्नमेंट स्पेंड दिस मनी। देखो जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं सेस। द गवर्नमेंट स्पेंड दिस मनी ऑन एजुकेशन पे, साफ सफाई पे, क्लीननेस पे, सोशल सिक्योरिटी पे लेता है। इट टेक ऑन टैक्स मनी विच इज़ कॉल्ड टैक्स ऑन टैक्स, इट इज़ टेकन 4%, 4% होता है। द एंटायर मनी ऑफ सेस रिमेन्स विथ सेंट्रल गवर्नमेंट, 4% होता है, टोटल टैक्स का 4% होता है। फिर सर्च चार्ज आता है, दिस टैक्स इज ऑल्सो टेकन ऑन द टैक्स, दिस इज कॉल्ड टैक्स ऑन टैक्स, इट टेकन व्हेन पर्सन गिव टैक्स मोर देन 50 लाख, 50 लाख से ज़्यादा अगर किसी पर्सन ने टैक्स भरा है तो उसको लगेगा सर चार्ज। इट इज़ टेकन 10% के अप्रॉक्स होता है। किसी व्यक्ति की सैलरी मान लो 2 लाख है, ईयरली उसका खर्चा है 1.5 लाख, फाइंड ITR और TDS, तो ये तो आराम से निकल जाएगा। उसके बाद क्या है इसमें, आप कुछ ये जैसे देख लो, सर्च क्या होता है, ये भी टैक्स पर लिया जाता है, इसे भी टैक्स ऑन टैक्स कहते हैं। ये तब लिया जाता है जब कोई व्यक्ति की इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो, ये 10% लिया जाता है। और जो सेस होता है इसको उपकार बोलते हैं, उपकर, टैक्स के अतिरिक्त लगाया गया शेष कहलाता है सेस। सेस की धनराशि द्वारा सरकार फ्रॉड मतलब इतने काम करती है, द टैक्स, इस टैक्स के पैसे पर लिया जाता है, जैसे टैक्स ऑन टैक्स कहते हैं। 4% टैक्स के लिए पूरा केंद्र सरकार के पास रहता है। ये कुछ इनडायरेक्ट और कुछ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट होता है एक्साइज टैक्स, सर्विस, कस्टम, मार्केट, सेल्स, इंटरटेनमेंट, प्रोफेशनल, टोल टैक्स, स्टम्प टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है एसेट टैक्स, एग्रीकल्चर पे लगता है, वेल्थ पे लगता है, इनकम पे लगता है, कॉर्पोरेट पे, बिजनेस पे, लैंड पे, डेथ पे, गिफ्ट पे। तो ये सारा हो गया है, ये सब हो गया है। ये भी सब हो गया है। नाउ लेट्स मूव ट्रेड बैलेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ट्रेड बैलेंस, when there is a trade between several countries, the difference between the export and import is called balance trade. If it is positive then it is good for a country. इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को बोलते हैं ट्रेड बैलेंस, कि कितना इंपोर्ट किया और कितना एक्सपोर्ट किया। अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो कंट्री के लिए बढ़िया, अगर नेगेटिव में आ रहा है तो कंट्री के लिए बेकार है। अब ये तो बहुत पुराना डेटा है, लेकिन इसमें लिखा हो कि इंडिया एक्सपोर्ट 18 बिलियन एनुअली टू चाइना, वाइल इम्पोर्ट्स 72 बिलियन फ्रॉम चाइना। टू फाइंड ट्रेड बैलेंस तो हो जाएगा 54 बिलियन। बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको बोलते हैं BOP, ये करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में आता है गुड्स, सर्विस, गिफ्ट ऐड किया जाता है, उपहार के लिए सहायता मनी वगैरह इसमें ऐड किया जाता है। और कैपिटल अमाउंट होता है लोन और इन्वेस्टमेंट। अच्छा, BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ nation's financial transaction in goods, service and asset with rest of the world in single accounting year.
जो ये कैपिटल अकाउंट होता है ना, ये होता है दो तरीके का, FDI, FPI, FII। FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FPI होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और FII होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। मैंने बोला ये जो होता है बैलेंस दो तरीके होता है, करेंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से लोन दिया जाता है और इन्वेस्ट किया जाता है, ये दो तरीके के होते हैं। इन्वेस्टमेंट दो तरीके से हो सकते हैं, FDI, FPI, FII। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन में तुम सीधे इन्वेस्ट कर दो। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्ट करना। और फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो सकता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। व्हेन अ फॉरेन कंपनी या फॉरेन की कोई एंटिटी हो बाय मोर देन 10% स्टेक ऑफ इंडिया, इट इज़ कॉल्ड FDI। अच्छा, भारत का कोई कंपनी का 10% तक या 10% से ज़्यादा स्टेक कोई खरीद ले तो उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि भाई फॉरेन से कंपनी आई और उसने डायरेक्ट भारत इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया। यह स्टेक होल्डर कंपनी की मीटिंग में बैठेगा और अपना फैसला भी देगा। बोर्ड ऑफ मेंबर का पावर इसको मिल जाएगा। भाई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होगा, व्हेन फॉरेन कंपनी एंटिटी बाय लेस देन 10% स्टॉक, तो वो सिर्फ कंपनी का 10% से कम का स्टॉक का मालिक बस रहेगा, लेकिन वो बोर्ड ऑफ मेंबर नहीं रहेगा, यानी किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। गूगल ने जियो के साथ पार्टनरशिप करके 9.999%, एक्चुअली में 15% चाहता था लेकिन उसको इतना ही मिला, और 80,000 करोड़ रुपए में। फिर आता है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। दोज इंस्टीट्यूशन आर बैंक विच हेल्प इन FDI, FPI इज कॉल्ड FII, जैसे IMF और फिर वर्ल्ड बैंक। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, RBI सेटअप ऑन 1 अप्रैल 1935 को RBI बनाया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे, विच वॉज फॉर्म्ड इन 1934 में बना था, और उसने फिर रिकमेंड किया और 1 अप्रैल को 1935 को RBI बना दिया गया। हिल्टन यंग कमीशन गेव इट्स द स्टेटस ऑफ सेंट्रल बैंक। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI वॉज सर ओ स्मिथ थे, एंड CD देशमुख वॉज द फर्स्ट नेटिव इंडियन गवर्नमेंट थे RBI के। RBI से बैंकों का बैंक कहते हैं। जब इसकी वेन्यू हुआ था तब इसे 5 करोड़ रुपए थे। इसमें कितने थे? 5 करोड़ रुपए थे। लोगों ने 5 लाख के शेयर्स खरीदे 100 रुपये में। हेडक्वार्टर मुझे चूम के देख। M से हो गया तुम्हारा मुंबई, C से हो गया चेन्नई, K से हो गया कोलकाता, और देख से हो गया दिल्ली। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, ये है इसका हेडक्वार्टर। कहाँ? RBI का। और जो इसका एक फॉरेन ब्रांच है वो है लंदन में। मुंबई, मुझे चूम के देख, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। 1 जन 1949 को RBI का नेशनलाइजेशन कर दिया गया, मीन्स गवर्नमेंट ने लोगों को सारे शेयर लौटा दिए। RBI का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 जुलाई से 30 जून तक स्टार्ट होता है, मतलब 1 जुलाई और फिर अगले साल के 30 जून तक। द फंक्शन ऑफ RBI आर एडमिनिस्ट्रेड बाई 21 मेंबर्स मिल के करते हैं। एक होता है गवर्नर जो हेड होता है, 4 होता है डिप्टी गवर्नर, फिर आता है 4 रीजनल ब्रांच गवर्नर यानी चेयरमैन, और फिर 2 होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफिसर, और 10 जो होते हैं वो इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट होते हैं। तो RBI में टोटल 21 बोर्ड ऑफ मेंबर होते हैं, 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 4 रीजनल ब्रांच मैनेजर यानी जिनको चेयरमैन बोलते हैं, फिर फाइनेंस मिनिस्टर, फिर 10 वेल इकोनॉमिक्स्ट होते हैं। वर्क ऑफ RBI, वर्क एज ए गवर्नमेंट बैंकर, रिप्रेजेंटेटिंग इंडिया ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, इशू करेंसी, डेवलपमेंट रोल, भारत को डेवलप करने का बैंक ऑफ बैंक भी बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, फॉर्मुलेट मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है। बिफोर आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लेन देन को SBI देखता था, बट अब RBI देखता है। क्रेडिट कंट्रोलर, कंट्रोलिंग द लिक्विडिटी ऑफ मार्केट इज कॉल्ड क्रेडिट कंट्रोलर। मार्केट में पैसे को कंट्रोल करना उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट कंट्रोलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं साख नियंत्रण। फॉर दिस RBI एडॉप्ट मॉनेटरी पॉलिसी लागू करती है। उसमें आता है MSF, रिवर्स रेपो रेट, CRR, बॉन्ड पेपर, PLR, SLR। अभी एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। MSF, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी, द रेट एट विच RBI गेव लोन टू द बैंक फॉर 1 डे। एक दिन के लिए अगर RBI किसी बैंक को पैसा देती है तो उसको बोलते हैं MSF, जिस रेट पे देती है।
फिर आता है रिवर्स रेपो रेट, द रेट एट विच द आरबीआई ऑफ इंडिया बोरो मनी फ्रॉम बैंक फॉर अ शॉर्ट टर्म। अच्छा, बैंक से जब आरबीआई एक दिन के लिए पैसा लेती है या थोड़े समय के लिए पैसा लेती है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। इट हेल्प आरबीआई टू गेट मनी फ्रॉम द बैंक व्हेन इट्स नीड। ये लगभग 3% आरबीआई इसका ब्याज देती है। अब आता है रेपो रेट, द रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू द बैंक, 2 से 14 दिन के लिए, ये अराउंड 4% होता है, ये चेंज होता रहता है। फिर आता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक हैव टू कीप 4% ऑफ द देयर टोटल डिपॉजिट विथ आरबीआई। मतलब मान लो 100 करोड़ है तो इसका 4% यानी 4 करोड़ के अप्रॉक्स जो है वो आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। आरबीआई डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट, उस पर आरबीआई एक भी इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। चलो अब आता है SLR। SLR होता है स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, द बैंक हैज़ टू कीप 18% ऑफ इट्स टोटल डिपॉजिट विथ इटसेल्फ। 18% अपने टोटल डिपॉजिट जो है बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। PLR, प्राइमरी कैंडिंग रेट, प्राइमरी लैंडिंग रेट, ये क्या होता है? प्राइमरी लैंडिंग रेट, द रेट एट विच द बैंक गिव इंटरेस्ट टू द कस्टमर, उसको बोलते हैं PLR। अच्छा, बैंक जो जिस रेट पे कस्टमर को लोन दे। बेस रेट क्या होता है? बैंक गिव लोन टू इट्स सेलेक्टेड कस्टमर एट लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। लिक्विडिटी क्या होता है? कैश मनी इज कॉल्ड लिक्विडिटी, दिस इज वर्स्ट थिंग्स फॉर इकोनॉमिक। मार्केट में जितना कैश रहेगा उतना बेकार है इकोनॉमिक के लिए। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इंक्रीज इन लिक्विडिटी लेड्स टू इन्फ्लेमेशन। लिक्विडिटी जितना ज़्यादा मार्केट में होगा उतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, ड्यू टू विच इन्फ्लेमेशन इंक्रीज। लिक्विडिटी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन्फ्लेमेशन के, इन्फ्लेमेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है महंगाई को। रेपो रेट CRR SRR ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लिक्विडिटी, मतलब ये जो है लिक्विडिटी को कम करने के लिए रेपो रेट CRR SRR बनाया जाता है। नीर, नॉर्मलाइज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इट डिसाइड बाई IMF। इट कंपेयर वन करेंसी विथ अदर करेंसी, डॉलर नीर इज 80 कंपेयर टू द इंडियन रुपी। ओपन मार्केट पॉलिसी क्या होता है? द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी इज कॉल्ड ओपन मार्केट पॉलिसी। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, अंडर दिस कीप बॉन्ड पेपर LIC etc. When government sell security the liquidity decrease, monetary policy affected more due to excess of black money, that's why मोदी जी changed the note black money इसमें। अब आता है नोट मेकिंग, द सिग्नेचर ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन 1 रुपीज़ नोट, अबव 1 रुपीज़ नोट आरबीआई इशू करता है और कॉइन को। 1 रुपये का नोट जो होता है ना वो फाइनेंस सेक्रेटरी इशू करती है, और 1 रुपये से ऊपर आरबीआई, और सिक्के भी आरबीआई पहले के समय में आरबीआई यूज रिजर्व फंड सिस्टम फॉर इशूइंग नोट, अंडर द आरबीआई हैड टू कीप 4000 करोड़ रुपीज़ in which Indian rupees or gold worth 215 crore was kept, remaining 185 crore worth of foreign currency was kept। इसको थोड़ा सा एक बार और चेक करूँगा मैं। At present RBI adopt minimum reserve system for printing notes, under this RBI has to keep 200 crore rupees, it contain Indian rupees or gold worth 1105 crore, while remaining 85 crore foreign exchange has to keep। एक सेकंड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में गठित हिल्टन यंग के सिफारिश पर लगाया गया था। क्रेडिट कंट्रोल फिर होता है RBI। एक सेकंड, ये रहा। 1 रुपये के नोट पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि उसके ऊपर के मूल्य पर आरबीआई करता है। नोट जारी करने के लिए आरबीआई आरक्षित कोष प्रणाली मिनिमम रिजर्व रेशियो अपनाती थी, जिसके तहत आरबीआई को 400 करोड़ मूल्य रखना होता था, जिससे 215 करोड़ मूल्य का भारतीय रुपये या सोना रखा जाता था, जबकि 185 करोड़ रुपए के मूल्य विदेशी मुद्रा में रखा जाता था। वर्तमान में आरबीआई नोट छापने के लिए न्यूनतम आरक्षित कोष मिनिमम रिजर्व रेशियो प्रणाली सिस्टम को अपनाई है। आरबीआई 200 करोड़ रुपए रखने 200 रुपये आरबीआई अपने पास रखता है और 115 रुपये
मूल्य का भारतीय रुपये या सोना होता है, जबकि 85 करोड़ रुपए वो विदेश में रखता है। भारत के नोट छापने के 4 प्रेस है, जिसमें देवास तथा नासिक के प्रेस सरकार के अधीन है, जबकि हैदराबाद और शाहबती प्रेस आरबीआई के अधीन है। देखो, रिजर्व फंड सिस्टम ऊपर वाला और ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम है। देयर आर 4 प्रेसेस ऑफ प्रिंटिंग इन इंडियन नोट्स इन विच द प्रेस ऑफ देवास और नासिक इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, और हैदराबाद और शाहबती यानी डॉन हैं हम, ये है आरबीआई के अंदर। देवास प्रिंटिंग प्रेस मध्य प्रदेश। लार्जर नोट प्रेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो कॉल्ड बैंक नोट्स प्रेस, इन विच इसमें जो है देवास जो मध्य प्रदेश में से 20, 50, 100 और 500 के नोट्स प्रिंट किए जाते हैं। डन। नासिक प्रिंटिंग प्रेस ऑल्सो कॉल्ड करेंसी नोट्स प्रेस, इसमें 10, 50, 100, 500 और 2000 के नोट्स प्रिंट किए जाते हैं। द प्रेस ऑफ हैदराबाद एंड शाहबती आर मॉडर्न, मतलब जो हैदराबाद और शाहबती वाला जो प्रेस है वो मॉडर्न है। ऑल टाइप्स ऑफ नोट्स आर प्रिंट हियर। मिंट क्या होता है? कॉइन मेकर मशीन इज कॉल्ड मिंट। टोटल 5 मशीन है इंडिया में। मुझे तुमसे कहना है, मुझे यानी मुंबई सबसे ओल्ड 1830 में बनाया गया था। तुमसे यानी तमिलनाडु के चेरापल्ली में। उसके बाद है हैदराबाद, फिर कोलकाता के भारत रत्न प्लस कोलकाता में जो है उसमें भारत रत्न और जो बाकी मेडल है वो भी बनते हैं। और फिर नोएडा में इट इज़ द मोस्ट मॉडर्न वेन्यू, 1989 में इसको बनाया गया था। सिग्निफिकेंट क्या है? इन्फ्लेमेशन क्या होता है? द एक्सेसिव इंक्रीज ऑफ मनी इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होगा, महंगाई बढ़ेगा। एंड द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज, पैसे की कीमत घट जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी इन्फ्लेमेशन इज डिवाइडेड 4 पार्ट्स: क्रीपिंग इन्फ्लेमेशन, वॉकिंग इन्फ्लेमेशन, गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेमेशन। गैलोपिंग जो है इंडिया है। 3 रीजन फॉर ओरिजिन ऑफ इन्फ्लेमेशन: इंक्रीज इन लिक्विडिटी वेनेजुएला में, डिमांड पुल इन्फ्लेमेशन, इट ऑकर व्हेन द डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस इज हायर व्हेन कंपेयर टू द प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब प्रोड्यूस कम हो रहा है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। फिर आता कॉस्ट पुल इन्फ्लेमेशन, इट ऑकर व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट लेबर रॉ मटेरियल इंक्रीज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। It occur when cost push inflation is more dangerous because it is a permanent inflation. In this inflation, cost price of an object increase due to the cost of object is also increased. The worker demand is also increased, but the value of wait a minute bro, एक सेकंड रुको। ये पढ़ रहा था, इसमें मांग बढ़ने से महंगाई बढ़ जाती है। जैसे ईट की लागत प्रेरित मूल्य अधिक खतरनाक होता है क्योंकि यह स्थायी रहती है। मुद्रा स्थापित में मुद्रा बढ़ जाता है, जिस कारण कार्य शक्ति महंगा तथा महंगाई तीनों बढ़ जाती है, किंतु मुद्रा का मूल्य घट जाता है, जिस कारण से रोजगार पर लगा व्यक्ति भी बाजार कीमत पर रोजगार नहीं पाता और बेरोजगार घूमता रहता है। ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम मनी, लोन, फार्मर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेस फ्रॉम मनी, लॉस फ्रॉम मनी, पता नहीं क्या ये नोट्स बनाए हमने। रिसेशन होता है मंदी। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच लिक्विडिटी डिक्रीज, मतलब जो पैसा होता है वो अचानक से गिर जाता है। ड्रेस्टिकली, ड्यू टू विच बिजनेस गेट डिफेक्टेड ड्यू टू प्रोलॉन्ग रिसेशन, इट मेक नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक। स्टैगफ्लेशन, व्हेन बोथ रिसेशन प्लस इन्फ्लेमेशन एक साथ आ जाए तो सरकार सबसे पहले रिसेशन को कंट्रोल करेगी। हेलीकॉप्टर मनी यूज होता है इमरजेंसी में फॉर प्रिंटिंग न्यू नोट्स।